मैं उस शहर की बात करूंगी जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो मुआशी हब है, जो शहर कायद है, जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट कर देता है। 1100 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया गया, लेकिन वो पैकेज कब मिला, वो पैसा कहाँ मिला, कैसे मिला, कुछ मालूम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है बोल्ड न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज मैं उस शहर की बात करूंगी जिसे कहा जाता है उरूसुल बिलाद, जिसे कहा जाता है रोशनियों का शहर। मैं था नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। मैं उस शहर की बात करूँगी जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो मुआशी हब है, जो शहर कायद है, जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट कर देता है। और तमाम सियासी जमातें इस शहर की वारिस ख़ुद को कहती हैं, लेकिन ये शहर लावारिस है। यहाँ पर सड़कें जो मंजर पेश कर रही हैं वो आपके सामने है, अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है, पानी का बहरान आपके सामने है, बैड गवर्नेंस, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इन मसाइल का हल क्या है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर डालें, और क्या ये सारे मामलात पॉलिटिसाइज हो रहे हैं या फिर इसकी वजह क्या है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एडवाइज़र हैं, चीफ मिनिस्टर के सीनियर कानूनदान भी हैं, साबिक तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। सबसे पहले मैं लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जितने मसाइल मैंने गिनवाए हैं, मैं आपसे पहले ये नहीं पूछूंगी कि सबका ज़िम्मेदार कौन है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, आप पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से मुतमईन है जो फ़िलहाल है? नहीं, कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, उसकी डिलीवरी से, उसके ऑपरेशन से, उसके काम से, कारकर्दगी से किसी सूरत में मुतमईन नहीं हो सकते, क्योंकि उसके नतायज हमारे सामने नहीं हैं। अगर चीज़ें बन रही होती या चीज़ें लग रहा होता कि एक अमल शुरू हो चुका है और जनाब अब इसने आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें शुरू हुई हैं और मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अल्टीमेटली हालात का जबर ले जाएगा, जो इन्वायरमेंट की प्रेशर है वो ले जाएगा, जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दबाव है हुकूमतों के ऊपर वो ले जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली अपनी जगह पर है, हमारे सिस्टम की नाअहली अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को जो काम करना चाहिए था उस सतह पर काम नहीं किया जा रहा है, ये हम समझते हैं। लेकिन ये कि इस शहर को मैंने लगभग, मुझे ये इस शहर अपने होश व हवास में ये मेरा 60वां साल है कि मैं इस शहर को देख रहा हूँ। जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, मैंने इस शहर को देखना शुरू किया है और इस शहर के सड़कों को, गलियों को, शाहराहों को, जो हमारे लिए एक संग मील होता था, हमें देखते थे कि शहर क्या होता है, हमने वो देखा है। फिर जब जाकर दुनिया में गए हैं तो हमें कराची जैसे और शहर नज़र आए और हमने कंपेयर किया कि वो शहर जो हमने देखा था शुरू में और ये शहर जिसको हम दुनिया का आज का शहर देख रहे हैं वो कैसा है। तो लगता था कि कराची, वो कराची अच्छा था जो पहले होता था। अब तो कराची मौसम भी वो नहीं रहा, अब तो कराची मसाइल का गढ़ बन गया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कारकर्दगी से मुतमईन है। लगारी साहब ने तो ऐसा कराची देखा है। एडवोकेट यूसुफ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह का कराची देखा है। यूसुफ साहब बताइएगा, आपने कराची कैसा देखा है? आपका कराची और पहले का कराची, इसमें क्या फ़र्क है? कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब से अपने वजूद में आई है इन द ब्रिटिश डेज़, तो उस वक्त ये कहलाती थी नर्सरी फॉर एजुकेशन ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इन सब कॉन्टिनेंट। या इसको तरबियत गाह कहा जाता था। सो दिस वाज ए मॉडल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद या बरतानवी दौर की दूसरी म्यूनसिपलिटीज़ जो थी। यहाँ पर जो रिवाज थे उसके मुताबिक ये शहर जो है वो इंतहाई एफिशिएंसी के साथ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ की सड़कें शाम में धुलती थी, जो फायर हाइड्रेंट्स हैं उनके पीछे सड़क साफ़ करने वाले चलते थे और रोज़ाना ओल्ड सिटी एरिया की तमाम सड़कें धुलती थी। हर जगह पे फायर हाइड्रेंट मौजूद थे कि कहीं आग लग जाए तो ऐसा नहीं होता था कि टैंकर मंगाना है या उसके लिए पानी का इंतज़ाम करना है, वो पानी वहीं अवेलेबल होता था हर जगह।
तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि कराची में उस वक्त भी पानी की ज़रूरत थी। तो डमलोटी से जो 11 मेरा ख़्याल है ट्यूबवेल्स थे, कुएँ थे, उससे कराची की पानी की सप्लाई होती थी। कराची में सीवरेज का निज़ाम जो है, अगर आज भी आप पाकिस्तान चौक, हक्कानी चौक इस एरिया में चले जाएं और सीवरेज की डेप्थ देखें तो वो 12 फुट 13 फुट है। ये उस ज़माने के लोगों ने ये सोचा था और प्लान किया था। कराची में कहते हैं एक मरतबा ये कहत पड़ा था, पानी का ड्राउट था, तो वो जो मेयर थे ना उसके बाल रात में ही सफ़ेद हो गए थे, जमशेद नसरवान जी के। वो इतना उसने इसको अपनी जान पे लिया था। देखिए मसला जो है सीरियस होना कि वो इस मसले पर या किसी भी मसले पर वो कितना सीरियस होते थे। तो एक विक्टोरिया पर बंदा, ये जो कराची शहर में टम टम चलता था, टांगा चलता था, एक जो कोचवान था उसने जब उसको मारा घोड़े को, तो वो जमशेद नसरवान जी ने उसको रोका और कहा कि तुम्हें सज़ा दी जाती है और तुम आइंदा कभी भी विक्टोरिया पर नहीं बैठोगे, कभी इस गाड़ी को बैठकर तुम कोचवान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दोगे। उस जानवर पर पड़ने वाले एक चाबुक का उनको इतना एहसास था। जब पानी का कहत हो गया होगा तो वो तो जाहिर है उनके बाल ही सफ़ेद हो गए, एक ही रात में उनके बाल सफ़ेद हो गए। काश के ऐसी इंतज़ामिया अब भी मौजूद होती। और इस बात का मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये बातें बहुत होती हैं कि इख्तियारात नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये पानी सूख जाना, उसमें इख्तियारात के होने न होने का तो कोई ताल्लुक़ नहीं। एक ऐसी उफ्ताद आ गई, ड्राउट आ गया, तो वो शहर का बाप था, वो परेशान होता था। आज जो हम रोते हैं कि इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, इख्तियार नहीं है, हमने इसको बेसिकली इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ कर दिया है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में, सारे शहरों में, वो जाहिर है कि मल्टी पार्टी होता है और हर इलाके में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो अपने नुमाइंदे चुन के वहाँ भेजती हैं। जो भी हाउस होता है उसके पास लेजिस्लेशन का भी इख्तियार होता है। सही। तो कानून साजी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर से ही मुसल्लत होती है। जो कवानीन आपके हैं उनकी बेहतरी के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, जैसे सिटी काउंसिल है, म्यूनसिपल काउंसिल है, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सही। यूसुफ साहब ने जैसे कि पानी के मसले के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली और उसकी बात की है, तो पहले इसी मसले पर हम सबसे पहले बात करते हैं। लगारी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। K4 मनसूबा, कब से हम सुन रहे हैं कि K4 मनसूबा जब बन जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कराची से पानी का मसला तकरीबन हल हो जाएगा। क्या रुकावटें हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्यों ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो पा रहा? फिर लागत है कि बढ़ती जा रही है। बात यह है कि ये मनसूबा शुरू किया गया तो कराची की आबादी क्या थी, और जब मनसूबा मुकम्मल होगा तो कराची की आबादी क्या होगी। कराची जो है अब यहाँ से जो सुपर हाईवे से जब शुरू होता था, अब तो उससे आगे काफ़ी आगे जा चुका है। कराची बढ़ता चला जा रहा है। अब आपके टूल प्लाजा तक पहुँच गया। टूल प्लाजा से आगे बड़ी आबादियाँ बन रही हैं, बहरिया बन रहा है, डिफेंस का फेज़ 9 बन रहा है, उसके आगे और मुख्तलिफ वो हैं अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों का प्रोजेक्ट है, उसके आगे फ़िज़ाया का प्रोजेक्ट है और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह से चलते चलते शायद तो किसी दिन हैदराबाद से मिल जाएगा। आपका K4 जो है, जब इसको पूरा होने में इतना वक्त लगा है तो और प्रोजेक्ट्स जो और आएंगे वो कितना, ये तो इस कराची की डिमांड पूरा करने के लिए आ रहा था ना कि कराची की मौजूदा आबादी हम मैक्सिमम कर लेते हैं कि 2 करोड़ थी या 1.5 करोड़ के और 2 करोड़ के दरमियान थी। अब जब ये मनसूबा मुकम्मल होगा और कराची 4 करोड़ की तरफ जा रहा होगा या 5 करोड़ की तरफ जा रहा होगा, तो फिर हम उस वक्त हमारी ज़रूरियात क्या होंगी और पैसे कैसी पूरी करेंगे। ये असल सवाल ये बनता है। जनाब यूसुफ साहब से भी हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आपका इंडस का जो फ्लो है डाउन स्ट्रीम वो कम कर दिया गया है, वहाँ बहुत कम होता है पानी जो नीचे की तरफ जाता है। सजावल पर समंदर का पानी चढ़कर पहुँच जाता है, सजावल के पास पुल के पास जनाब के, या समंदर का पानी वो नीचे से ऊपर आ जाता है और बहुत सी ज़मीन वहाँ गैर आबाद हो चुकी है। कराची की ज़रूरियात अपनी हैं। कराची के अलावा कराची ये सुपर हाईवे के दरमियान शहर बहुत फैल रहा है, तो अब इसके पानी की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? देखिए, बेसिकली जो ग्रोथ है ना पॉपुलेशन की, वो तो प्रोजेक्ट की जा सकती है। जैसे अजम्पशन ये है कि कराची की आबादी 3 करोड़, उसी पैमाने को रखते हुए मैं ये प्रोजेक्शन देता हूँ कि आइंदा 4 से 5 साल में कराची और हैदराबाद के दरमियान की जो ये अर्बन डेवलपमेंट बैंक है, उसकी आबादी 5 करोड़ से ज़्यादा होगी सब मिला के। इसका मतलब ये है कि कराची इज़ ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। इसकी जो ग्रोथ है, सही, इसकी जो ग्रोथ है उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इसका हिंटरलैंड बहुत है कराची शहर का।
इसके पीछे ज़मीन बेतहाशा है, तो ज़ाहिर है ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो पानी का मसला है, पानी एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे शहर या ऐसे ममालिक जहाँ दरिया या मीठा पानी है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे बराबर में अरेबियन सी है। सही। हमने आज तक क्यों ऐसा नहीं सोचा? जैसे मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको सोमालिया की, सूडान की, सऊदी अरब की, यूएई की, कि वहाँ वो अपनी पानी की ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं। उसके बड़े मुरव्वजा 2 या 3 तरीके हैं। एक तो ऑन शोर पानी की प्योरीफिकेशन और वो होती है डिसैलिनेशन, और उसको पोर्टेबल बनाया जाता है। एक होती है ऑफ शोर, जिसमें समंदर में जहाज़ खड़ा करके बड़ा, उसी में प्रोसेस किया जाता है पानी को। एक होता है जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऑफ शोर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर ये प्लांट लग सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक बात यह है कि कराची में आज तक कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं है। अरे साहब क्यों ऐसा एक भी मंसूबा आज तक नहीं बन पाया और होना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रेंट माफिया, लोग इतना महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कई इलाके तो ऐसे जहाँ पे पानी है ही नहीं। तो इस तरह के जो तजावीज़ ये बता रहे हैं यूसुफ साहब, इन पे अमल क्यों नहीं किया जाता? क्यों उस पर तवज्जो नहीं दी जाती? एक तो ये काम होता है हुकूमतों का कि एक ऐसा शहर बस गया है जिसमें 1 सदी पहले 2 दरिया बहते थे, दरिया लियारी और दरिया मलीर, और उनमें पानी होता था। यहाँ जो छोटा अपना खारादार और मीठादार के इलाके हैं, यहाँ पर जो पानी कुएँ थे वो वहाँ से मीठादार जो है वहाँ मीठा पानी आता था, जो खारादार है वहाँ खारा पानी आता था। तो यहाँ पर भी लोग मकामी पानी भी इस्तेमाल करते थे। दरिया बहते थे उनको हमने बना दिया है गारबेज के लिए, और वहाँ पर हमने जो है वो गारबेज का पानी डालना शुरू कर दिया है। इससे वो सारे का सारा समंदर भी हमारा ख़राब हो गया है। ये सूरत हाल पैदा हुई है। मसला ये है कि क्या ज़ेर ज़मीन पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़ेर ज़मीन पानी, कुदरती पानी मौजूद होता है, क्या वो बहुत खारा पानी है या मीठा पानी है? लेकिन हम जहाँ भी खुदाई होते हुए देखिए वहाँ पानी मीठा मिलता है। दूसरी बात यह कि शहरों का फैलाव इस तरह नहीं होता। आप जाएं कि क्या इस तरह होता है कि 250-300 किलोमीटर तक एक ही शहर जा रहा हो? ऐसा आप यूरोप में जाएं, आप एशिया के दूसरे ममालिक में जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, यानी वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज मकामी मौजूद होती हैं। हमारे इसके वाटर रिसोर्सेज मकामी यहाँ मौजूद नहीं है। हमें पानी लेना पड़ता है झील से, और वो जो हमारी किंझर झील है, हम वहाँ से पानी लेकर आते हैं और यहाँ इस्तेमाल करते हैं। किंझर झील का पानी कोटरी डाउन स्ट्रीम से पहुँचता है। अगर वो नहीं पहुँचता है, जो वैसे ही यहाँ पहुँच गया है, उसके करीब ही पहुँच गया है, सजावल तक समंदर का पानी आ रहा है, तो ये हमें सोचना होगा। फिर ये बात और है कि शहर को वर्टिकल फैलना चाहिए या हॉरिजॉन्टल फैलना चाहिए। जिस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने काहिरा में 40 मिनट तक शहर के ऊपर से मैंने उसके ऊपर प्रवास करते हुए देखा है कि पूरे का पूरा शहर जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तारीखी एतबार से तो काहिरा कदीम तरीन शहर है दुनिया का, लेकिन हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से अब तेहरान भी हॉरिजॉन्टल बनता जा रहा है। वर्टिकल होता जा रहा है। मतलब वैसे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। नहीं, वो ऊपर की तरफ वर्टिकल है। सॉरी, वर्टिकल शहर है। आई एम सॉरी। वो जो है वो हाई राइजेस हैं दरियाए नील के किनारे, और दरियाए नील का पानी गंदा नहीं है। हमने लियारी और मलीर के पानी को गंदा कर दिया, अब वो सूख भी गया हमारे दरिया। लेकिन वो दरियाए नील का पानी इतना शफाफ पानी है कि अगर 60 मंजिला, 70 मंजिला, 80 मंजिला बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, तो वो ज़मीन के नीचे भी रात के वक्त आपको वो सारी बत्तियां जो ऊपर की तरफ जल रही हैं वो नीचे भी जलती नज़र आती हैं। आपको उसका नज़ारा कर सकते हैं। ये नील का पानी। इसके अंदर सबसे बड़ी वजह फिर ये है ना कि आपका कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। मास्टर प्लान होगा तो उसके मुताबिक काम होगा ना। वो मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया गया? किसी ने वो एफर्ट क्यों नहीं की? इसकी वजह मुझे आप यूसुफ साहब आप बताइए। मैं थोड़ी सी इनकी बात में इजाफा करना चाहता हूँ कि वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कोस्टल सिटी अगर नहीं है तो इट कैन नॉट क्वालिफाई एज ए कोस्टल सिटी। इट कैन बी ए रिजॉर्ट सिटी और ए डेजर्टेड सिटी। वर्टिकल डेवलपमेंट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट जिसके ज़रिए से आप ज़्यादा आबादी को रख सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जो दूसरी ज़रूरतें पैदा होती हैं हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में, उससे किसी हद तक छुटकारा मिल सकता है। या तो आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसी हो कि आप 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और आप 25 मिनट में आके अपने काम पे लग जाते हैं, अपनी रोज़गार पे चले जाते हैं। पानी का मसला जो है वो इट कैन नेवर बी एड्रेस्ड अनलेस
कि हम ये सोचें, आपने पूछा था कि ऐसा समंदर से पानी की प्यूरिफिकेशन का काम क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि कराची है मल्टी एजेंसी सिटी, उसमें कंट्रोलमेंट्स भी हैं, उसमें DHA भी है, पोर्ट कासिम भी है, KMC भी है, सिंध गवर्नमेंट भी है। होना ये चाहिए कि कराची को ओनरशिप देने की जब बात होती है तो कराची को ओनरशिप दें। ओनरशिप देने के लिए ये जुरिस्डिक्शनल जो इशू है या मुख्तलिफ़ इदारों के जो मामला हैं उनको कहीं ना कहीं जेल होना चाहिए। और ऐसे मंसूबे जो पूरे शहर के लिए, चाहे वो कंटोनमेंट के एरिया हो, म्यूनसिपलिटी के एरिया हो, कराची पोर्ट के एरिया हो या पोर्ट कासिम के एरिया हो, इनको कहीं ना कहीं यकजा होके ये मंसूबे जो हैं उनको कंसीव करना चाहिए और उसको फिर इम्प्लीमेंट करके हासिल करना चाहिए। ये कोई 10-20 साल के मंसूबे नहीं हैं। आज के दौर में ये बड़ी आसानी से 1.5 से 2 साल 3 साल में लगाए जा सकते हैं। पानी की ज़रूरत है, पानी जहाँ से आना है K4 से, या मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो आना चाहिए और जब आएगा उसकी लागत बढ़ती है तो वो भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे आबादी बढ़ेगी तो वो पानी तो कराची से सोराब कोट से उस तरफ ही इतनी ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल होगा। आपको तो इस शहर के लिए जहाँ आप बैठें पानी तो चाहिए। अच्छा, अब इसमें लगारी साहब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, मैं इस पर बात करना चाहूँगी। हम वो वर्किंग रिलेशनशिप जो कि देखना चाहते हैं अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, वो हमें क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, सब ने अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट के दायरे बनाए हुए हैं। सब पार्टियों ने अपना अपना एक दायरा बनाया हुआ है और वो उनका अपने इंटरेस्ट का दायरा है और उससे बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है। ये क्या हुआ कि जनाब एक वो आया, बिल आया, उस बिल के ख़िलाफ़ तमाम पार्टियों ने अलग अलग अपने अपने एहतजाज शुरू कर दिए। अच्छा, ये कि उनका ये है, ये नहीं था पेश नज़र कि कराची के मसले को हल करना है। कराची में रिहाइश का मसला है, कराची में पानी का मसला है, कराची में सफाई का मसला है, कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है, कराची में मास ट्रांजिट का मसला है, कराची में दर्जनों मेगा मसाइल हैं, इतने बड़े मसाइल हैं कि उनको हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत यह है कि तमाम पार्टियां एक साथ मिल बैठें और इस इशू को तय करें। यहाँ इनने कॉन्स्टिट्यूंसीज पॉलिटिक्स शुरू की हुई है, यहाँ से मेरे इतनी सीटें निकलेंगी, यहाँ मेरे इतने काउंसलर होंगे, ये टाउन मैं फतह करूँगा, ये ज़िला मैं फतह करूँगा। इस जंग में ये बैठ गए जाकर और नुकसान किया शहर का। और अब भी ये सोचा जाए, जो कुछ नतीजे में जमात इस्लामी के साथ जो समझौता हुआ है, मेरे ख्याल में एक कम्प्रीहेंसिव एक मुआहदा हुआ है और उसको आगे बढ़ना चाहिए। साथ में इन्होंने चीज़ें अकोमोडेट की हैं सब पाक सरजमीन पार्टी की। अब बाकी पार्टियां उस तरफ बैठें, देखें कि क्या शहर का मफाद क्या है और उनका अपना मफाद क्या है। इसका दायरा जो है वो अलग अलग वो करें, आइडेंटिफाई करें और फिर शहर के मजमूई मसाइल हल करने की तरफ ये चलें। मुझे उस तरफ चलते हुए पॉलिटिकल लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि असल बात कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, हमारी सीटें कहाँ से निकलेंगी और इस पर हमें कौन कौन से इश्यूज़ को लोगों के सामने ले जाना चाहिए और लोगों को हल की तरफ नहीं जाना चाहिए, मसले की तरफ जाना चाहिए और मसले को बढ़ाना चाहिए। ये भी हमारा काम होता है कि आप मसले को बढ़ा दें ताकि लोग कहें। अफसोस की बात है। बिल्कुल, मैं यूसुफ साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपकी राय इस पर क्या है? क्या आप भी जमात इस्लामी से होने वाले मुआहदे को कॉम्प्रिहेंसिव समझते हैं? मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात या हुकूमत में कोई भी मुआहदा हो उसको मैं सही समझता हूँ, होना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। बड़े पॉजिटिव आदमी है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बगैर गुजारा नहीं जी। लेकिन जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज ओरिएंटेड अगर पॉलिटिक्स होगी तो जाहिर है कि ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है। ये क्या होता है? आप म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप सब लोग मिलके चाहे 10% सीटें लेके आए या 100% लेके आए, जो भी कानून होगा उसके तहत वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलना है। उसका क्या काम है वो देखना है। उस काम के लिए मज़ीद जो विज़न चाहिए फ्यूचरिस्टिक, उसके लिए बैठ के जो आपको काम करना है उससे आपको कौन रोकता है? ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कानून ला रही है और सिंध में उसकी हुकूमत है तो वही कराची शहर में भी मेजॉरिटी ले आएगी और मेयर भी बना लेगी और इन खदशात की वजह से कानून साजी के रास्ते में रुकावट डाली जाए? ये पॉसिबल नहीं है। कानून तो बन जाएगा। हमारे ये कॉन्सेप्ट है ना कि हुकूमत में ये फंड्स जारी करवाएंगे, काम करवाएंगे। मेरा ख्याल है मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहता हूँ कि फ़ंडिंग जो है ना वो पहली चीज़ मेरी नज़र में है वो रेवेन्यू से होती नहीं है। फ़ंडिंग तो वेल्थ जनरेशन से होती है। आप जब वेल्थ जनरेट करेंगे तो उससे रिसोर्स पैदा होगा, उस पर आप टैक्स देते हैं, उससे चलो टैक्स दिया वो तो एक मद हो गई ना। लेकिन असल काम है वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेशन के लिए कराची जैसे कोस्टल एरिया में वर्टिकल डेवलपमेंट होना और उसके बाद यहाँ वो एमिनिटीज़ देना। मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी और प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि कराची वाहिद शहर है जिसकी मैरिन ड्राइव नहीं है। वहाँ से ऑक्सबे से लेके और पोर्ट कासिम तक
67 या 77 किलोमीटर का कोस्ट है हमारा, इससे आगे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्यों नहीं ये सोचते कि अपने कोस्टल एरिया को डेवलप करें। अब यहाँ पे बंडल आइलैंड बनने की बात हुई थी, बंडल आइलैंड वहीं का वहीं रह गया। नहीं, मैं उसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ जाएगी, मगर मैं उसको कंट्रोवर्सी से हट के एक बात कहता हूँ। बंडल आइलैंड पे जो प्रोजेक्ट कंसीव किया गया है, वो चाहे सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंट करे या वफाक करे, या वफाक और सिंध हुकूमत मिल के करे, या KMC और सारे मिल के करें, तो बंडल आइलैंड का एज सच प्रोजेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो गलत है? आप तो ये देखें ना कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसकी मलकियत कैसे होगी, क्या कोई कंसोर्शियम बनाया जा सकता है, या बात होती है तो ये पॉलिटिसाइज हो जाती है। बिल्कुल, वो क्या कहा जाता है, सिंध पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं, मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में ये पहले एहसास खत्म कराए ना आप लोगों के ध्यान में। क्यों पैदा होता है, ये सवाल पैदा होता है, ये क्यों? ये क्या तरीका कार था कि पाकिस्तान बनने के बाद ये कानून पास हुआ कि नेटिव यहाँ जमीन नहीं ले सकता है, तो आप तो लोगों का खदशात पैदा करते हैं। वी विल आल्सो गेट एम्ब्रॉयल्ड इन दैट डिबेट। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसा है इस वक्त, और जो भी मुसीबतें हैं, जो मामलात हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको दूर किए बगैर कराची तरक्की नहीं कर सकता। तो उनको दूर करने के लिए कैसे करेंगे? बैठ के ही करेंगे ना, मिल बैठ के। मैं अभी कह रहा हूँ आपसे कि जो भी प्रोजेक्ट कंसीव करेंगे आप, उसमें ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है डिफरेंट एजेंसीज की या इदारों की, तो यू हैव टू रिजॉल्व इट, यू हैव टू सिट डाउन, रिजॉल्व इट। यही तो प्रॉब्लम है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप जो कि आपस में होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। जो मसाइल हैं वो जूं के तूं रहते, आपस की रसाकशी चलती रहती है। पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आकर बसते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है ये शहर, लेकिन इस शहर के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। ये बड़ा एक अलमिया है, इस पर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और कराची के मसाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनकी जानिब से कहा गया था जब ये जमात इक़्तिदार में आई थी फेडरल में, कि हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे कराची के मसाइल पर, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मैं ख़ुद यहाँ पर बैठ कर इस शहर की निगरानी करूँगा, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे उनकी निगरानी करूँगा। उसके बाद 1100 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया गया, लेकिन वो पैकेज कब मिला, वो पैसा कहाँ मिला, कैसे मिला, कुछ मालूम नहीं है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक तो लियारी एक्सप्रेस वे है जो कि कहा जा रहा था कि उस पर भी मज़ीद काम होगा, फिर मलीर एक्सप्रेस वे है। तो ये मंसूबे, इन पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये हमने जानने के लिए रब्ता किया अपने नुमाइंदे से अमजद कायम खानी से। जी हाँ अमजद, आप बताएं ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे चल रहा है और किसका प्रोजेक्ट चल रहा है? ये बिल्कुल नज़ीर लगारी साहब, ये सिंध हुकूमत का तोहफ़ा ही समझें कि इतना अहम मंसूबा जो है अब कराची में बाकायदा शुरू होने जा रहा है। इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मलीर एक्सप्रेस वे है, इसकी जो रास्तों की सफाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कोरंगी कॉजवे है। इससे पहले जो है वो जाम सादिक का ब्रिज है, उससे कबल जो है डिफेंस का एरिया है जहाँ से ये मलीर एक्सप्रेस वे शुरू होता है। तो ये बाकायदा कब तक इसका आएगा और हुकूमत क्या इस हवाले से इरादा रखती है? देखिए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना तो कहना गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की जो प्रिलिमिनरीज़ हैं उनको हमने शुरू किया है। यानी जिस जगह पे प्रोजेक्ट बनना है उस जगह को सफाई और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को लेवल करना शुरू किया, इस वजह से कि जब प्रोजेक्ट का टाइम एग्जैक्टली स्टार्ट हो तो वो टाइम ज़ाया ना हो जो इस पर अभी इस वक्त हम लगा रहे हैं। और ये सारा हमारा कंसेशनर के अपने रिस्क एंड कॉस्ट पर है। इसमें किसी भी किस्म की किसी कंसेशनर अपनी जेब से ये सारे काम तैयार कर रहा है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फुल्ली इंटरेस्टेड है इस काम को करने में, और इसकी जो कमिटमेंट है, एक्चुअल कमिटमेंट है, होपफुली वेरी सून होगी। मैं उस मुतालिक ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं दे सकता कि तमाम तर चीज़ों पूरी होने के बाद ही होगा। उम्मीद है कि वेरी सून ये कमेंट्स हो जाएगा। बिल्कुल, जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं मलीर एक्सप्रेस वे के मोहम्मद हाशिम साहब, इंजीनियर मोहम्मद हाशिम, वो हमें बता रहे थे कि 2025 तक गालिबन इम्कान है कि ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है, जिस जगह हम इस कच्ची सड़क पर खड़े हैं, यहाँ एक शानदार एक्सप्रेस वे तामीर होगा और कराची के शहरी जो है वो यहाँ सफ़र कर रहे होंगे। इंटरचेंजेस के हवाले से इन्होंने बताया है कि जो जाम सादिक का ब्रिज है वहाँ पर एक इंटरचेंज है, जबकि मलीर ये जो कॉजवे है यहाँ पर है, शाह फैसल कॉलोनी में इंटरचेंज रखा है जहाँ से, और जबकि कायदाबाद पर भी एक इंटरचेंज रखा है जहाँ से शहरी इस एक्सप्रेस वे पर कर सकेंगे। और बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी जी। लगारी साहब, आपने देखा
एक्सप्रेस वे पर काम इस वक्त जारी है और 2025 तक कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा, और ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट। जी, सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है और इसको होना चाहिए था। हमें नहीं मालूम है कि ये उस 1100 खरब में से हो रहा है या सिंध गवर्नमेंट ने अलग एलोकेशन की है अपने बजट के लिए, और अभी तक वो वाज़े नहीं हुआ है। 1100 खरब के लिए कमेटी बनाई गई थी, कोई वज़रा भी उसमें शामिल थे, चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, फिर दोबारा कोई इजलास नहीं हुआ। लेकिन इसका इनॉग्रेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया था और अब उसके ऊपर इस तरह का इब्तदाई काम शुरू हो गया है। अब देखते ही हैं कि ये प्रोजेक्ट किसकी ओनरशिप में जा रहा है। वैसे सिंध हुकूमत इसको मुकम्मल कर रही है और आगे क्या उस 1100 खरब में से भी कोई पैसा इसमें शामिल होगा या वरना ये शामिल होगा। इसकी मुद्दत 27 माह में इसने मुकम्मल होना है। अब देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, कैसे ये कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल में एक बड़ा डेवलपमेंट का ये होगा। अच्छा, ये यूसुफ साहब आप बताइएगा, ये जब इस तरह के ऐलान किए जाते हैं कि भाई इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी रकम हमें मिल रही है, तो अव्वल तो जब ऐलान किया था बाकायदा तकरीब की जाती है, पूरी उसकी कवरेज होती है कि जनाब बड़ा तोहफा मिल गया शहर को, लेकिन उसके बाद वो कब पैसा मिला, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई कुछ मालूम नहीं पड़ता कि भाई वो पैसा मिला या नहीं मिला या हुआ क्या। इजाज़त है? जी बिल्कुल। जब ऐलानात होते हैं तो फिर यही होता ये है कि कोई भी डेवलपमेंट स्कीम, चाहे वो फेडरली फंडेड हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंडेड हो या लोकली फंडेड हो, तो वो तो उसके PC1 बनते हैं। उसके मामला जो है ना ऑन पेपर पहले तो सारे कंसीव किए जाते हैं, उसके बाद उसको थियोरेटिकली देखा जाता है, उसकी कॉस्ट एस्केलेशन को देखा जाता है, फिर रिसोर्स पैदा किए जाते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है कि इतने फाइनेंशियल ईयर में ये चीज़ इस तरह मुकम्मल होनी है, तो हर साल इतनी फंडिंग A से आएगी, B से आएगी, C से आएगी। मैं विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, रादर आई वुड से विथ ए कप ऑफ सॉल्ट, मैं ये समझता हूँ ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऐलानात जो है ना, इससे कभी डेवलपमेंट नहीं होती है। ऐलानात तो नीयत होती है, नीयत के पीछे रिसोर्सेज होती हैं, उससे पहले प्लानिंग होती है। आप मुझे ये बताइए कि ये सारी बातें हम जब से सुन रहे हैं, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा पहले से सुन रहा हूँ, तो मैं तो ये देखता हूँ कि ये मामलात सियासत की नज़र हो जाते हैं और आवाम जो है ना वो इसकी आदी हो गई है। आवाम क्या कहती है कि वादा किया है शायद पूरा हो जाए, मगर पूरा होता नहीं है। जो काम भी होता है, आप देखें कुछ मंसूबे शुरू होते हैं फिर वो अधूरे रह जाते हैं। K4 का जैसे जिक्र हो रहा था, तो वो तो मेरा ख्याल है 100 साल मंसूबा है। अगर मैं एज ए शहरी देखता हूँ तो क्या 100 साल में पूरा होगा? उसकी कॉस्ट एस्केलेशन का जिम्मेदार कौन होगा? और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसका जवाबदेह कौन होगा? फेडरल में तो एक नई जमात है, एक तीसरी जमात है, वजह क्या समझ आती है? क्या ट्रस्ट डेफिसिट है? क्योंकि एक तो केसेस भी आपको मालूम है जो चल रहे हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि पहले उस पैसे का हिसाब दें, पहले तो ये इनके अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात इतने चल रहे हैं, फिर जब तक हम ऐसे पैसे नहीं देंगे, हम जब तक इस पर कोई बाकायदा चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ऐसे पैसे यही मसला है। फिर क्यों ऐलान किया था, फिर क्यों बैठे थे, फिर एक क्यों पूरी कुर्सियों की लाइन बिछाई थी, फिर बैठ कर किस तरह से मुआहदा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहम लोगों को लाकर बिठाया गया कि आप भी यहाँ बैठें, आप भी यहाँ बैठें। फिर ये बैठकर इस पूरे के पूरे जो कुछ किया गया, जो सीन क्रिएट किया गया और कहा गया कि हम 11.5 खरब देने जा रहे हैं, तो क्यों ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके पास ट्रस्ट डेफिसिट था तो आप ना करते, अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग के मसले थे तो सब चल रहे थे तो आप कहते कि हम नहीं देते। ये आकर ऐलान करने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेना, इसका क्या मतलब है? और फिर ये कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में यूसुफ साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो ऐसे ही है, लेकिन एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके चीज़ें आपके रिपोर्टर ने जाकर रिपोर्ट किया है, तो ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी मद में बन रहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये फंड जो है ये वफाक का है, सूबे का है, कराची शहर का है या मिला जुला है, और कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। वैसे भी हम पॉजिटिव अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको नहीं दिखाते हैं, उसके लिए तो हम इश्तिहार का इंतज़ार करते हैं कि भाई हम नहीं, मैं कहता हूँ मीडिया जो है कि भाई ये मीडिया वो बताएगा। नेगेटिव हो तो हम सारे के सारे पढ़ पढ़ते हैं उसके ऊपर कि देखो कितना बुरा हो गया है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम पहले ये दिखा रहे हैं कि भाई हो रही है, लेकिन कौन बना रहा है भाई? सिंध हुकूमत ने ऐलान किया, कोई फंडिंग भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये गुजारिश कर रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है तो उसके विजुअल्स हमने देखे हैं, तो उसमें जो बात है ये तो नज़र आ रहा है ना कि कुछ हो रहा है। अब ये मसाइल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा मसला जो कि पुलिसिंग का मसला है। यहाँ पर क्या लोगों को पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है? क्राइम रेट की अगर बात की जाए तो पीछे सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन अब फिर से जो रेशो हमारे सामने आ रहा है, क्राइम रेट फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी जो वजूहात हैं मैं उन पर भी बात करूंगी, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगी कि मैं यूसुफ साहब से पूछूं कि आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? पुलिस को कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से आप उनकी एबिलिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। पुलिस में क्राइम डिटेक्शन के जो मुरवजा रवायती तरीक़े हैं वो अब नहीं चलेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको CCTV मॉनिटरिंग ऑफ द सिटी एरिया, बिल्डिंग्स, इंस्टॉलेशंस, इन सब चीज़ों को इस तरह से ऑगमेंट करना है कि उससे बेनिफिट किया जाए। आप देखते हैं CCTV फुटेज में आपको सब कुछ नज़र आता है, चेहरा ही नज़र नहीं आता, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वो हाई रेजोल्यूशन क्यों नहीं है? उसमें इन्वेस्टमेंट करने में क्या ऐसा सिस्टम नाफिज करके लगा देने से क्या क्राइम? सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात तो नहीं कर रहे कि यहाँ पर भी होना चाहिए? मैं तो अनसेफ सिटी की बात कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पुलिस एक तो इसका पेचीदा तरीक़ाकार बना दिया गया है कि आप जब हायर करते हैं तो इतना शहरियों से छुपा कर करते हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि इन लोगों को लेना है और वो इसके अहल हैं नहीं अहल हैं इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। इसकी हायरिंग शफाफ नहीं है। नंबर 1 लोकल पुलिसिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनाब आप आबादी की किसी ख़ास लैंग्वेज को पेश नज़र रखें, लेकिन पुलिसिंग तो लोकल होनी चाहिए ना, जो उसको समझता हो, इलाके को समझता हो, उसके जोग्राफी को समझता हो, उसके मसाइल को समझता हो और क्राइम के असबाब को समझता हो। इस तरह की भी सूरत हाल नहीं है। या एक तरफ ऐसा सूरत हाल थी कि जनाब लगता था कि ये शहर जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, सेंट्रल पंजाब से आने वाले ही चला सकते हैं, या समझ ला मेरी तरह से जैकोबाद से और जो है वो कश्मीर से आकर चलाने वाले चला सकते हैं और कुछ चला नहीं सकता है। तो ये नहीं हो सकता है। आपको शहर के अंदर रहते हुए शहर में से जो लोग हैं उन्हीं को पुलिस में लेकर आना चाहिए और उनके साथ आप बैठकर शहर का। लगारी साहब, हम जो आमतौर पर देखते हैं किसी का अगर मोबाइल छिन जाता है या बाइक चोरी हो जाती है, वो अब गुरेजा है पुलिस के पास जाने से, बस लोग सब्र करके बैठ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? ये मिसट्रस्ट ये क्यों डेवलप हुआ? मैं ये कहता हूँ कि बड़े बड़े वाक़यात भी छुपा लिए जाते हैं, नहीं बताया जाता है। रिपोर्ट वाक़यात होते हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, जराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कोई महफूज नहीं है। अगर कोई ये समझ ले कि जनाब शहर के अंदर मैं महफूज हूँ तो ये तकलीफ दे बात है। और अब तो जुर्म जो हैं वो जिस तरह से सुजानी टाउन का वाक़या हुआ है, जिस तरह से दीगर मुख्तलिफ इलाकों पर और जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, असल मसला ये भी होता है कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। मेरे ख्याल में यूसुफ साहब ट्रेंड्स तो आप देखते हैं बतौर एक लायर के और एक कानूनदान के, आप किस तरह का ट्रेंड देखते हैं कि उनकी क्या साइकी होती है और जराइम क्यों बनते हैं? जराइम बेसिकली तो 2 वजह से बनते हैं। एक तो ये कि खौफ नहीं होता लोगों को तो बढ़ते हैं, और अगर एप्रीहेंशन, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम हो, जो मैं समझता हूँ बहुत ही कमज़ोर है। उसमें 2-4 चीज़ें हैं। जो प्रोसिक्यूशन है वो एक ज़ाहिर है लॉयर या लीगल माइंड ही करता है किसी भी मामले की, तो उसके पास जो कुछ मवाद आता है वो इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से आता है। तो जब हम देखते हैं कि एप्रीहेंशन होती है, अरेस्ट होती है, लोग चालान होते हैं और छूट जाते हैं, उससे लोगों में निज़ाम इंसाफ पे से एतमाद उठ रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का भी डेफिनेटली इसमें रोल है, जो वो बेहतर कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी मज़ीद एबल, एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। और इन्वेस्टिगेशन तो आई वुड से कि क्या इन्वेस्टिगेशन, कल मैं देख रहा था लाहौर में वो इस्लामाबाद में कोई वाक़या हुआ, वो किसी ने पिस्तल तानी थी तो उसका पिस्तल पुलिस वाले हाथ में लेके यूँ घुमा रहे थे। तो कौन सी फॉरेंसिक रह जाएगी? कौन से ऐसे मामलात होंगे जिससे आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं? तो जो एक तो जदीदियत और दूसरा इसमें कैपेबिलिटी बढ़ाने की बहुत और कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लगारी साहब कह रहे थे कि लोकल पुलिस होनी चाहिए, मैं उससे इत्तफाक़ करता हूँ, लेकिन इसको एज ए कुल्लिया नहीं नाफिज़ किया जा सकता। पुलिस में बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि लोकल हो या नॉन लोकल से मुराद इसलिए किए कि हम ये देखते हैं कि एक फोरेंसिक के लिए हम लोगों को कितने दिनों इंतज़ार करना पड़ता है कि वो मामला इतना लटक जाता है कि मुजरिम को फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए मौका मिलता है। हमारे पास तो लैब ही नहीं है पंजाब में। आई थिंक एक लैब है नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंध से तो कुछ अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो तो फॉरेंसिक के लिए बिल्कुल, पंजाब तो यही वजह नहीं कि यहाँ पे कैपेसिटी काम होता है, इस पर होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोई लोकल बॉडीज़ पे। मुझे ये बताएगा कि आपने लगारी साहब 60 साल यहाँ पर गुजारे हैं, आपने भी लगभग इतना ही वक्त यहाँ पर गुजारा, ज़्यादा गुजारा होगा बल्कि। मुझे ये बताएगा कि किसका दवार ऐसा था जब आपने देखा कि बाकायदा तौर पर बल्दियाती इदारे बहाल थे और जिस तरीके से काम होना चाहिए हुआ भी? मेरा ख्याल है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की 47 से बाद भी मैं समझता हूँ लेट 60s तक बहुत आला तरीके से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी, चाहे वो बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए हुई हो, किसी तरह भी हुई। बात यह है कि वो कवानीन जो थे उसके पीछे जो अफराद बैठते थे मुंतखब होकर,
वो वाकई अपने इलाके का दर्द रखते थे और उसके लिए पैशनेट थे कि उसको हल करें। हमारा मसला ये है कि हम इक़्तिदार चाहते हैं, पावर्स चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों का इर्तिकाज़ चाहते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये पावर इर्तिकाज़ हमें मिल जाए, मगर उसके बाद हमें क्या करना है उस पर कभी बात नहीं होती। बात ये होती है कि कम से कम पावर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने नहीं देखा कि पारसी बरादरी जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है बड़ी मजबूत फिलैंथ्रोपिक कम्युनिटी, जब ये कराची पोर्ट डेवलप हो रहा था, कराची सिटी डेवलप, आपने देखा कोई और जहांगीर कोठारी बनी है परेड क्लिफ्टन पे? कोई आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है जिसको आप ये कह सकें कि उनके किए हुए इजाफे में कोई इजाफा हुआ? और उसकी जो हालत है वो आप देख रहे हैं, उसकी मेरा ख्याल है म्यूटिलेशन हो चुकी है। तो बात यह है कि हम तो ना अपने इदारे या अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हिफाजत कर पाते हैं, ना अपनी तफरी गाहों की हिफाजत कर सकते हैं, ना मजीद लगाने को तैयार। अफसोस की बात है, ये जो बातें हमें बता रहे हैं यूसुफ साहब, इन पर बंदा बस अफसोस कर सकता है। आपको क्या वजह समझ आ रही है, क्यों बल्दियाती इदारों ने उस तरीके से काम नहीं किया जो कि लेट 60s में हुआ करते थे? आपको क्या इसमें समझ आता है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह रोल प्ले करना था वो नहीं कर पाई? हुआ क्या? मेरे ख्याल में कई चीज़ें हुई हैं, कई हादसात हुए हैं। शहरियों के दरमियान नफ़रत की काश्तकारी की गई, शहरियों को बांटा गया और शहरियों को बांटकर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ उनको कामों से लगाया गया। वो नहीं हो सका। ये शहर डेवलप हो रहा था, शहर के इम्कानात अब भी हैं और शहर अब भी ये फैल फूल रहा है और फैले फूलेगा। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ क्या प्लानिंग की गई कि जनाब हम कच्ची आबादियाँ बसा रहे हैं या बस रही हैं, तो हमने सोचा कि इन कच्ची आबादियों का क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इनके अंदर रिसोर्सेज कैसे जाएंगे। कराची के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में कच्ची आबादियाँ हैं, हमने उनके बारे में नहीं सोचा और कोई इदारा इसके बारे में। और फिर उनको बांट दिया गया, एक कच्ची आबादी की वजारत अलग बना दी गई, एक KMC के अंदर कुछ कच्ची आबादियाँ आ गई, फिर कच्ची आबादियाँ गोट हवाज स्कीम में आ गई, फिर कच्ची आबादियाँ कुछ KDA के गले में आ गई। ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन हमने नहीं सोचा है कि इस शहर के अंदर जो है एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है। ये नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि लैंड कंट्रोल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर रहा, कि लैंड कंट्रोल किसी एक जगह पर तो नहीं, कोई एक KD है, LD है, MD है, KMC है, कंटोनमेंट बोर्ड है, बिन कासिम पोर्ट है, KPT है, रेलवे है, ऐसे दर्जनों जो इदारे हैं उनके अलग अलग लैंड कंट्रोल है और उनके अच्छा इंक्रोचमेंट भी हो रही है। रेलवे की ज़मीन इंक्रोचमेंट होगी, रेलवे को परवाह ही नहीं है। वो जो छोटे मोटे अफसर बैठे हुए हैं वो उसमें पैसे लेकर आराम से वो कर रहे हैं। KD की ज़मीन जा रही है, कोई मसला ही नहीं है। करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, मैं ये बढ़ी है, हर जगह पर बढ़ी है। और सिर्फ ये बढ़ी है कि हमने ये देखा कि जो तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के इंश्योर करने के लिए आए उन्होंने अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाया, जो अमन के नाम पर आए उन्होंने बदअमनी फैलाई, जो डिलीवर करने के नारे के साथ है उन्होंने डिलीवरी नहीं की, उस पर नॉन डिलीवरी पर वो लगे रहे। इस तरह के होते रहे हैं। मेरे ख्याल में असल बात तो यह है कि हमें यूसुफ साहब से ये बात करनी चाहिए कि अब शहर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। शहर हमने माजी का रोना भी रो लिया है, हाल में जो कुछ है वो भी देख लिया। आप शहर का ये आपका जो फाइनल नोट होना चाहिए कि आप शहर को कैसा देख रहे हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब थी KMC तो लैंड कंट्रोल उसके पास था, उस वक्त भी कंटोनमेंट्स थे, वो कंट्रोल उनके पास था। पोर्ट कासिम KPT ये भी होंगे। लेकिन आपको पता है KDA ऑर्डर 1957 में आया, 1957 में KDA बनी, उसके बाद से अब तक 36 स्कीमें उसने इम्प्लीमेंट की है। उसमें करप्शन हुआ हो, वो ज़मीन सारी की सारी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी। अब मेरी सिर्फ गुजारिश है कि ये 36 स्कीमें बनाने वाला इदारा, उसको अगर लैंड कंट्रोल दिया गया था, KMC से लेके दिया गया था, KMC के पास था लैंड कंट्रोल, उसको दिया गया, तो उसके पीछे कोई रीज़न था। उसके बाद उसके नतीजे में लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, ये सब वो दौर था जब लुटे पटे महाजिर जो है ना झुग्गियों में रहते थे, उन सब के लिए ये बसाया गया। अब कहने जो फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है, मली डेवलपमेंट बनी और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ इन एज सच बनना कोई बुरी बात नहीं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके मातहत ये चीज़ें होने से ये होता है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका से आ जाता है, और जब वो उनकी आवाज़ होती है, उनके अपने इलाकों की आवाज़ होती है, लोगों के जज्बात का आर्टिकुलेशन होता है, ज़रूरतों को, तो वहाँ फिर जो चीज़ें की जाती हैं वो ज़ाहिर है कि मफाद आमा में शहरियों के लिए की जाती है, किसी तबके के लिए तो नहीं की जाती, किसी मखसूस। तो हम क्यों नहीं सुनते कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में रेगुलरली जो इलेक्शंस होते हैं या DHA जो मतलब अपने इलेक्शंस करती है, तो उनके यहाँ से हमें ये क्यों शिकायत नहीं आती है?
जो हमें अपने म्यूनसिपल इदारों से आती है। अच्छा, फाइनली मैं लगारी साहब आपसे भी पूछूंगी कि आपकी तजवीज़ क्या है इस शहर के लिए? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि सारी पार्टियों को कोई ऑन बोर्ड एक जगह पर बैठना चाहिए, फरीक जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, और कि भाई ये हमने इन चीज़ों पर तो लड़ाई नहीं करनी है, हमने मिलकर काम करना है, ये बुनियादी चीज़ होनी चाहिए। अगर ये रहा कि शहर को मैं कंट्रोल करूँगा, नहीं वो कंट्रोल करेगा या दूसरा कंट्रोल करेगा, इस चक्कर में रहे तो फिर शहर डेवलप नहीं हो सकेगा। एक और दूसरी बात यह है कि ज़ीरो करप्शन, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो तो ये चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। हाँ बिल्कुल है, यानी करप्शन तो आपने किसी सूरत में भी, और उसको सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में ही करप्शन होनी ही नहीं चाहिए, ये तो जड़ है, तभी आप खसारे में रहते हैं। खैर मैं बिल्कुल फाइनली यही कहूँगी, हमने तमाम मसलों पर बात की है कि इनका हल क्या है, तजावीज़ क्या है, हमने दोनों लगारी साहब से भी मोहतरम और यूसुफ साहब से भी ली हैं। तो इसमें पैशन का होना, दर्द दिल रखना, और उसके अलावा संजीदगी और पावर की दौड़ से बाहर निकलना और मिलकर बैठना, यही इस शहर के तमाम मसाइल का हल है। तो हमारी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि खुदारा इस पर थोड़ी सी नज़र षानी की जाए और इस अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए, कराची शहर की आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।